आलोक जी देखिए, ये मसला बहुत पेचीदा है। और होता क्या है कि आप इसके एक पक्ष को रखते हैं, जैसे लक्ष्मण ने अभी इसका एक पक्ष रखा जो बिल्कुल सही रखा, फिर उन्होंने जिस स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी वो प्रशंसनीय है। लेकिन अब इसमें चक्कर में क्या होता है, एक पक्ष रखते हैं, दूसरा पक्ष जो बहुत महत्वपूर्ण है वो छूट जाता है। ये जो क्रीमी लेयर की बहस है, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मर्म में है और छुपी हुई है उसके अंदर, मैं ये कहूंगा। देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट सर्वसम्मति की रिपोर्ट नहीं थी। उसके जितने भी सदस्य थे वो उस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। उसमें एक असहमति की आवाज भी थी। वो असहमति की आवाज किसकी थी? लक्ष्मण यादव को याद होगा, वो असहमति की आवाज एकमात्र दलित सदस्य आरएल नायक की थी। और आरएल नायक ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को क्या सुझाव दिया था? ऐसे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने नहीं माना। उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी ओबीसी जातियां हैं इनको दो हिस्सों में बांट दीजिए, क्योंकि सामाजिक रूप से पहले से ही 50-50% बटी हुई हैं। एक हिस्सा जो है, जो भूस्वामी जातियां हैं, जो किसान जातियां हैं, इनके पास जमीनें हैं, और एक हिस्सा जो है वो कारीगर जातियों का है, आर्टिजन कास्ट का है। इन दो हिस्सों में इसको बांट दीजिए। जो भूस्वामी जातियां हैं वो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दबदबे के लिहाज से मजबूत हैं पहले से, और जो आर्टिजन जातियां हैं वो बहुत बदहाल और बुरी हालत में हैं। कहीं कहीं उनकी स्थिति तो छुआछूत का शिकार बनने वाले दलितों से भी ज्यादा गई गुजरी है। लेकिन बीपी मंडल ने उनकी ये राय मानने से इनकार कर दिया। इस पर आरएल नायक ने कहा कि हम आपकी रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने साइन नहीं किया और अपना असहमति का, अपना नोट ऑफ डिसेंट, अपना असहमति पत्र लिख के दिया, जो उस रिपोर्ट में लगाया गया। बाद में जब रिपोर्ट पेश की गई तो बीपी नायक ने उसके ऊपर जो कवरिंग लेटर लिखा, उसमें उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि ये सर्वसम्मति की रिपोर्ट नहीं बन पाई है। और जब वीपी सिंह ने 1990 में इस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की, तो उन्होंने भी आरएल नायक की जो सहमति पत्र था उसकी उपेक्षा की। इस पूरे राजनीतिक दांव ये है कि जो अपर ओबीसी है, यानी जो सामाजिक दृष्टि से मजबूत ओबीसी है, जो राजनीतिक गोलबंदी में आगे बढ़कर भागीदारी कर सकता है, इसके पास शक्ति और क्षमता और फुर्सत है राजनीति करने की, वो उसको कैसे अपनी ओर खींचा जाए। वो यादव हैं, वो लोधी हैं, वो कुर्मी हैं, वो काछी हैं यानी शाक्य हैं, या इसी तरीके से और दूसरे इलाकों में दूसरे हैं। मुसलमानों में वो अंसारी हैं या खटीक हैं मुसलमानों के अंदर वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बात उसी वक्त मान ली जाती और ओबीसी जातियों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता, और उन्होंने आरएल नायक ने भी कहा था कि दोनों के लिए अलग अलग स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि भाई इनको इतने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और इनको इतने प्रतिशत मिलेगा। उनका सीधा मतलब था कि जो आर्टिजन जातियां हैं उनको आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए, उनको ज्यादा जरूरत है आरक्षण की। लेकिन सब धान 22 पसेरी तोला गया। जिसके तो पास जमीन मतलब है, जो आप कह रहे हैं, जमीन है आलोक जी, इसके पास जमीन है, जिसके पास तकरीबन सब तरह की आर्थिक सुविधाएं हैं, और उसके जिसके पास कुछ भी नहीं है, और जो भूमंडलीकरण और पूंजीवाद और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण इसके पेशे भी खत्म होते जा रहे हैं। भाई कुम्हारों का पेशा खत्म होता जा रहा है, भड़भूजों का पेशा खत्म होता जा रहा है, तमाम पेशे खत्म होते जा रहे हैं। वो बिल्कुल भिखमंग, बिल्कुल फाका कशी की स्थिति में है। उसमें क्या हुआ, जब आरक्षण 27% दिया गया तो सारा का सारा आरक्षण जो है ना, ओबीसी जो किसान जातियां थी वो अपने पास खींच ले गई, क्योंकि उनके पास राजनीति के साथ उनकी निकटता थी, उनके पास शक्ति थी, दबदबा था, और जो ऊंची जातियों का समाज था, द्विज समाज था, उससे भी उसके ताल्लुक अच्छे थे। अब मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, उनके कारीगर जातियों से कोई संबंध ही नहीं है। हमारे जो कुछ भी संबंध है वो किसान ओबीसी जातियों से संबंध है। मैं सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से ये बात कह रहा हूं, और वो भी हमारा सीधा नहीं है, इनडायरेक्ट संबंध है, वो उन्हीं जातियों में से आती है। 50% ओबीसी जातियां कहां हैं? वो अदृश्य बना दी गई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिस तरीके से लागू किया गया, जिस तरह उसे समझा गया, उसकी वजह से। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे यही इसी जगह आप जो कह रहे हैं भाई जी, इसका अर्थ ये है क्रीमी लेयर वाला मसला फंसा हुआ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर ही क्रीमी लेयर, अगर ध्यान से उसे पढ़ लिया जाए तो क्रीमी लेयर अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी में क्रीमी लेयर है। तो फिर ये सरकारें इतनी कसरत क्यों? नहीं सर, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, लक्ष्मण ने कहा ना कि वो केवल, मैं सरकारों का नाम ले रहा हूं, मैं सरकारों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सरकारें नीतियां बनाती हैं,
सरकार तय करती है कि रिपोर्ट लागू की जाएगी कि नहीं की जाएगी, लागू की जाएगी तो किस रूप में की जाएगी। जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनेगा वो कमीशन किस तरीके से सोचेगा, उसका एजेंडा भी सरकार तय करती है। वो कमीशन तो अपने एजेंडे के बाहर जाके नहीं सोच सकता है। तो जिस तरीके से 1990 जिस तरह से बिंदुश्री प्रसाद मंडल ने रिपोर्ट लिखी, जिस तरीके से उसको दबाया गया, पहले ठंडे बस्ते में डाला गया और फिर जिस तरह से उसको बीपी सिंह ने जिन राजनीतिक परिस्थितियों में लागू किया, हम सब लोग इन बातों को जानते हैं। लेकिन मंडल कमीशन की जो अंतर कथा है, उस अंतर कथा को अगर उहाड़ के सामने रखा जाए तो समझ में आता है। एक और बात ध्यान रखिए, जो दलित बुद्धिजीवी हैं, यानी दलितों में जो सोचने समझने वाले लोगों का तबका है, वो ओबीसी जातियों को मिलने वाले आरक्षण से कभी भी खुश नहीं रहा। उसका हमेशा मानना है कि ओबीसी जातियों को आरक्षण मिलने से, आरक्षण के प्रति, जब ओबीसी जातियों को आरक्षण नहीं प्राप्त था तो दलित जातियों को जो आरक्षण मिला हुआ था, उस आरक्षण के प्रति आमतौर पर समाज में मौन सहमति थी और आरक्षण की नीति इतनी ज्यादा विवादग्रस्त नहीं थी। उस पर कोई खास बहस नहीं होती थी। सब लोगों ने मान लिया था कि भाई दलितों और आदिवासियों को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात पर कोई बहस नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमे नहीं होते थे, हम लोग कोई लेख नहीं लिखते थे इस सवाल के ऊपर, और जो कोई दलितों और आदिवासियों का आरक्षण का विरोध करता था उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था जी। तो, लेकिन एक जैसे ही ओबीसी जातियों को आरक्षण मिला, वैसे ही आरक्षण की नीति ही अपने आप में विवादित हो गई। और उसके साथ साथ पूर्व अछूत जातियां और आदिवासी जातियां थी, वो भी उस विवाद के चक्कर में फंस गई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ओबीसी जातियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं आरक्षण का समर्थक हूं और उनको भी आरक्षण का समर्थक हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये इस विवाद की जड़ें कहां हैं? इस विवाद की जड़ें वहां हैं जहां हम देखना भी नहीं चाहते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।